नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गणित शिक्षण समस्या पार्ट 2 के बारे में। हमने कल की क्लास लिया था जो थी गणित शिक्षण की विधियां। 20 प्रश्न थे। आज भी हमने 20 प्रश्न ही लिए हैं, लेकिन आज हमने लिए हैं गणित शिक्षण की समस्याएं। सी-टेट में अक्सर 4 से 5 नंबर के गणित शिक्षण समस्याओं पे प्रश्न आते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हम अपने गणित शिक्षण की समस्याओं। 20 प्रश्न आज भी लिए गए हैं कल की तरह, लेकिन देखते हैं आज आप लोगों का कितना सही होता है। वही टारगेट रहेगा 20 में से 18। देखते हैं कितने लोगों का 18 सही होता है 20 में से, या फिर 20 में से 20 पूरे सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो हमारा जल्दी से उनके पास पहुंच सके जब भी हम लाइव आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से क्या गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। कह रहा है कि गणित शिक्षण की प्रमुख समस्या क्या है। पहला कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की ज्ञान की नींव का कमजोर होना। दूसरा कह रहा है अध्यापक का विषय के प्रति प्राप्त ज्ञान न होना। और तीसरा कह रहा है बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य सही न होना। चौथा कह रहा है सभी। तो पहले का आंसर आशा करते हैं सभी लोगों का सही होगा। एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं जल्दी से जुड़ जाएं। तो हमारा पहले का आंसर होगा चौथा। हमारा पहले का आंसर होगा चौथा, सभी। क्योंकि प्राथमिक स्तर पे ही बालक की जो नींव होती है मजबूत अगर रहेगी तो आगे चल के वो उनकी जो बौद्धिक शक्ति है वो मजबूत होगी। और अध्यापक का पर्याप्त विषय में ज्ञान होना, यानी जो अध्यापक है जो विषय को पढ़ा रहा है उसमें उसको ज्ञान होना आवश्यक है। और तीसरा कह रहा है कि शारीरिक मानसिक, यानी उनके जो शारीरिक शक्तियाँ मानसिक शक्तियाँ जो हों वो स्वस्थ होना चाहिए ताकि वो अच्छे से कॉन्सेप्ट होकर उस विषय पर पढ़ सकें। अगर उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगी तो उनका ध्यान उस पर नहीं रह पाएगा, वो पढ़ नहीं पाएंगे। और इस आधार पर हमारा चौथा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है। कह रहा है कि गणित पढ़ाने में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, तो जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा हमारा दूसरे का चौथा, सभी। निर्देशक भी होना चाहिए, दार्शनिक भी होना चाहिए, मित्र भी होना चाहिए और सभी। इस आधार पे हमारा दूसरे का सभी है। एक बार देख लेते हैं। निर्देशन, यानी जो बालक होता है उसे निर्देश देने के साथ साथ, यानी इसको इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना चाहिए, इस विधि को इस नियम से ये पढ़ना चाहिए। दार्शनिक, उन्हें दर्शन यानी उनके समस्याओं को दूर करना। और मित्र, उन्हें मित्रतापूर्वक व्यवहार करना बालकों के साथ ताकि उनकी रुचि पूर्ण विषयों में बनी रहे, उन्हें भय से मुक्त रखना। और इस आधार पे हमारा चौथा सही होगा दूसरे का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न हमारा यह कह रहा है कि गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति, यानी गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि के विषय के प्रति, यानी रुचि विषय जो विषय पढ़ाई जा रही है उसके प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है। यानी गणित शिक्षण में जो बच्चे की रुचि है विषय के प्रति उसका अभाव एक प्रमुख समस्या है। रुचि उत्पन्न करने के लिए आप एक प्रभावी तरीका अपना सकते हैं, एक प्रभावी तरीका अपना, यानी जो बालक है गणित शिक्षण में उसकी रुचि नहीं है, ये एक समस्या है, लेकिन उसकी रुचि उस विषय में गणित शिक्षण में या गणित के विषय में लगाने के लिए एक प्रभावी तरीका अपना सकते हैं। पहला है हमारा कमजोर छात्रों के प्रति अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करके। दूसरा कह रहा है समय विभाग चक्र में गणित विषय की अधिक कालांश देकर, यानी जो समय अवधि है उसको बढ़ाकर। और तीसरा कह रहा है कि विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीद कर। और चौथा कह रहा है कि खेल विधि से शिक्षण कराएं। तो आशा करते हैं ये सबका सही होगा तीसरे का। तो तीसरे का जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही होगा। कि जो बालक हैं उनका जो रुचि है विषय के प्रति गणित शिक्षण के, उसमें उसका मन नहीं लगता है, तो उसके लिए आप कौन सी प्रभावी तरीका अपना सकते हैं। तो हमारा पहला कह रहा है कि कमजोर छात्रों को अतिरिक्त कक्षाएं में व्यवस्था करके, अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करके। और दूसरा कह रहा है कि समय विभाग, यानी जो 30 मिनट का पीरियड होता है, 45 मिनट का पीरियड होता है, उसे अधिक बढ़ाकर, उसके कालांश को अधिक बढ़ाकर। और तीसरा कह रहा है विद्यालय में अधिक पुस्तक, यानी विद्यालय में जो पुस्तकें हैं उसके अतिरिक्त और पुस्तकें खरीदना। और तीसरा कह रहा है कि खेल विधि से शिक्षण कराएं, कह रहा है कि खेल विधि से शिक्षण कराएं। तो इस आधार पर हमारा कौन सा सही होगा, तो जल्दी से बताइए। तो तीसरे का हमारा सही होगा चौथा, खेल विधि द्वारा शिक्षण कराएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। एक बार सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और आज आप लोगों का स्कोर बहुत ही बढ़िया जा रहा है, सभी लोगों ने ये आंसर अभी तक सही ही दिए हैं। तो चौथा देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है कि गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। कह रहा है कि गणित शिक्षण की जो समस्या है
जो समस्या है गणित शिक्षण की, उसको दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, क्या करना चाहिए। पहला कह रहा है शिक्षक का व्यवहार उचित होना चाहिए। दूसरा कह रहा है व्यक्तिगत भेदों का कक्षा में अपनाना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही विधि से किए जाएं, एक ही विधि से करने के लिए कह रहा है। और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो चौथे का आंसर आशा करते हैं सभी लोगों को पता होगा, तो सही भी आ रहा है सबका आंसर। जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि जल्दी जल्दी जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो आ जाएं। तो चौथे का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। शिक्षक का उचित व्यवहार, या फिर भेदों का कक्षा में अपनाएं, और व्यक्तिगत भेदों को, और सभी विषयों के अभ्यासकार एक ही विधि से किए जाएं। और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा हमारा चौथा। चौथे का चौथा, शिक्षक का उचित व्यवहार क्लास में एक बहुत ही उचित पूर्ण व्यवहार रुचि उत्पन्न करता है, कि जो उनका व्यवहार है शिक्षक का पढ़ाने का, उससे बालक जो होते हैं इंटरेस्ट होते हैं, उनके प्रति लगाव होता है, रुचि उत्पन्न होती है। और व्यक्तिगत भेदों यानी सभी को एक साथ लेके कक्षा में अपना, यानी कोई बालक किसी वर्ग से या किसी दूसरे भाषागत बोलियों से आता है, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति या जो बालक क्लास में आते हैं, सभी को एक साथ अपनाकर। और तीसरा कह रहा है सभी विषयों के अभ्यासकार एक, यानी सभी जैसे गृह कार्य हो गया, सभी को एक साथ बैठाकर उनको समस्याओं को हल करना, यानी बोर्ड पे लिख देना, सभी को एक साथ उस पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए कहना। इस आधार पर हमारा चौथा सही होगा चौथे का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवें के प्रश्न की ओर। अगर ये भी आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लग रहे हैं गणित समस्याओं के प्रश्नों पे, तो एक बार यस जरूर कर दीजिए ताकि हमें फीडबैक मिल सके फीडबैक। तो चलिए पाँचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए पाँचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की प्रमुख समस्या है। कह रहा है कि निम्न में से क्या वर्तमान जो चल रही है वर्तमान समय में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या। ये प्रश्न हमने अगली क्लास में लिया था, इस बार भी ले लिया है। तो पहला कह रहा है कि गणित शिक्षक की शिक्षण विधियों पे, दूसरा कह रहा है कि गणित उपकरणों के प्रयोग की क्षमता पर, और तीसरा कह रहा है कक्षा संचालन की योग्यता, और चौथा कह रहा है शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो जल्दी से बता दीजिए पाँचवें का आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बता दीजिए पाँचवें का आंसर क्या होगा, कि जो शिक्षक की शिक्षण विधियां हैं, या उपकरणों का प्रयोग, या फिर कह रहा है कक्षा संचालन की योग्यता, या फिर शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो जल्दी से बताइए, आंसर सभी लोगों का एक समान ही आ रहा है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा पहला, गणित शिक्षक की शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ जो होती हैं, ये गणित शिक्षक की शिक्षण विधियाँ जो होती हैं, एक बार जान लेते हैं क्या होती है। तो शिक्षण विधि का सीधा संबंध अधिगम प्रक्रिया से होता है। साथ ही प्रत्येक शिक्षक का पढ़ाने का तरीका भी भिन्न भिन्न होता है। सभी को पता है कि जो शिक्षक होते हैं सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, तथा सभी छात्र एक ही विधि से नहीं सीख पाते। यानी जो बालक होते हैं सभी बालक एक ही विधि से नहीं सीख पाते हैं। कोई अलग तरीके से सीखता है, कोई अलग तरीके से सीखता है। तो शिक्षण की विधि जितनी अधिक वैज्ञानिक एवं प्रभावशाली होगी, उतनी ही सीखने की प्रक्रिया सरल एवं लाभप्रद होगी। सभी को पता है कि जितना सरल और रुचिपूर्ण होगी, उतना ही बालक जो होते हैं अच्छे सीखेंगे। बच्चों के संदर्भ में खेल विधि द्वारा सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, योजना बनाना और विधि द्वारा सीखना, और योजना बना के विधि द्वारा सीखना। खोज विधि सभी को पता है कि अन्वेषण होता है, अन्वेषण भी होता है। खोज, ये याद रखिएगा, अगर प्रश्न में अन्वेषण आ जाए तो याद रखिएगा कि खोज ही कह रहा है। लेकिन शिक्षक छात्रों की रुचि के अनुरूप उन्हें शिक्षा न देकर पुरानी विधियों पर ही निर्भर होते हैं। इस आधार पर ये समस्याएं उत्पन्न होती है। तो हमारा जो पाँचवें का आंसर होगा पहला होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। देखते हैं छठा प्रश्न क्या कह रहा है। छठा प्रश्न कह रहा है कि बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं। शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है। ये कथन दर्शाता है कि पहला कह रहा है शिक्षक के व्यवहार के महत्व को, दूसरा कह रहा है वातावरण के शुद्ध वायु पे, और तीसरा कह रहा है बच्चों की चतुराई, और चौथा कह रहा है शिक्षण की विशेषता पर। तो छठे का आंसर जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर क्या होगा छठे का। तो छठे का आंसर होगा हमारा पहला, शिक्षक के व्यवहार के महत्व को। शिक्षक जो होता है अपने आसपास की माहौल जैसे तैयार करता है, बालक उसी के प्रकार ढल जाता है। अगर पढ़ाने का जो वातावरण है अगर सही है, शोरगुल नहीं है, तो बालक अधिक सीखता है। अगर शोरगुल रहता है तो बालक उसके अपने विषय से हट जाता है। इस आधार पर हमारा छठे का पहला सही होगा। वातावरण शुद्ध रहे या नहीं रहे, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर क्लास में शांति माहौल ढंग बना हुआ है तो बालक अधिक सीखने में तत्पर होते हैं। और बालक की चतुराई,
ये तो उसकी बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है। शिक्षण की प्रमुख विशेषता, यानी शिक्षण की जो प्रमुख विशेषता है क्या है, इससे नहीं लेना देना है, लेकिन हमारे छठे का पहला सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 7वां प्रश्न किसका किसका सही होता है। और एक बार अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो एक बार यस कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कह रहा है कि आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्न में से किसकी समस्या है। कह रहा आधुनिक यानी जो हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी की जो शिक्षण विधियां हैं उसका प्रयोग न करना किसकी समस्या, किसकी एक समस्या है। पाठ्य पुस्तक की, शिक्षण की, विद्यालय की, अभिभावकों की। कह रहा है कि आधुनिक समय में जो शिक्षण पद्धतियाँ अपनाई जा रही हैं उसको शिक्षण विधियों में प्रयोग न करना किसकी समस्या की तरफ इशारा करता है। कह रहा है पहला पाठ्य पुस्तक की ओर, दूसरा कह रहा है शिक्षण की ओर, तीसरा कह रहा है विद्यालय की, और चौथा कह रहा है अभिभावकों की। तो 7वें का आंसर आशा करते हैं सभी लोगों को पता होगा। तो 7वें का आंसर होगा हमारा दूसरा, शिक्षण की। सभी को पता है कि शिक्षण विधियां जितनी प्रभावशाली होंगी उतनी ही बालक जो होते हैं रुचिपूर्ण ढंग से सीख सकते हैं। आधुनिक शिक्षण विधि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आधुनिक शिक्षण विधि होता क्या है। तो ये जो होता है गणित एक विषय के रूप में अपने व्यापक स्वरूप को समेटे हुए है। ये अपने एकीकृत यानी सभी विषयों को एकीकृत करके विभिन्न विषयों में अपनी विषय वस्तु ग्रहण कर एक नवीन स्वरूप लेता है। गणितों के शिक्षण में आधुनिकीकरण शिक्षण विधियों की कमी दिखाई देती है, और ये परंपरागत एवं आधुनिक विधियों के विधियों की सहायता से गणित शिक्षण अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता है। आज गणित की जितनी भी बल दिया जा रहा है, गणित पर जितना भी बल दिया जा रहा है, उनको ध्यान में रखते हुए आधुनिक शिक्षण विधियों का भी प्रतिपादन होना चाहिए। यानी जो टेक्नोलॉजी यानी प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाया जा रहा है क्लास में, उसका भी ध्यान रखते हुए बालकों को पढ़ाना चाहिए। तो इस आधार पे हमारा 7वें का दूसरा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये सभी लोगों का सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं क्या कह रहा है। गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। यानी गणित शिक्षण की जो संबंधी जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। अगर आप एक शिक्षक के तौर पर हैं क्लास में, उस गणित सीखने में बालकों की रुचि नहीं है, उस समस्या को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। आप सोचिएगा कि अगर आप टीचर हैं तो आप क्या करेंगे। तो पहला कह रहा है हमारा कि प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे। दूसरा कह रहा है गणित विषय में कमजोर छात्रों का विषय परिवर्तित कर देंगे। तीसरा कह रहा है बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आशा करते हैं ये तो आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा प्रश्नों को कि कौन सा सही होगा चारों ऑप्शन में से। तो 8वें का आंसर लगभग सभी लोगों का सही आ रहा है। तो देखते हैं किसका सही होता है, एक बार जान लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं ठीक से, यानी अपनी दोष नहीं दे पा रहे हैं, देंगे कि अध्यापक जो है अपना दोष नहीं देंगे कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, हमारी पढ़ाने की शैली कैसी है, उस पर विचार ना करके सिर्फ बच्चों को देखेंगे कि बच्चों कैसे पढ़ रहे हैं, उसकी शिकायत कर देंगे। ये तो हमारा पहले ही गलत हो गया। दूसरा कह रहा है गणित में जो कमजोर बालक हैं उनके विषयों को परिवर्तित, यानी गणित में अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उन्हें हम हिंदी पढ़ा देंगे, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण पढ़ा देंगे। यहाँ गणित की समस्या से पूछा है तो आप विषय से हट रहे हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। और कह रहा है उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे, यानी उन्हें पढ़ने में रुचि उत्पन्न करेंगे, उनके मन में अच्छे वातावरण को निर्धारित करेंगे ताकि बच्चे जो हैं पढ़ सकें। तो इस आधार पे हमारा ये तीसरा सही होगा 8वें का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 9वां प्रश्न कह रहा है हमारा कि गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी क्रिया अपनानी चाहिए। गणित समस्याओं को दूर करने के लिए अध्यापक को निम्न में से कौन सी क्रिया अपनानी चाहिए, यानी क्या करना चाहिए। पहला कह रहा है समस्या को प्रस्तुत करना, दूसरा कह रहा है छात्र क्रिया को सही दिशा देना, और तीसरा कह रहा है छात्रों का मूल्यांकन करना, चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बता दीजिए 9वें का कौन सा सही होगा। तो आशा करते हैं 9वें का सभी लोगों का सही होगा 9वें का। तो 9वें का हमारा आंसर होगा चौथा, उपयुक्त सभी। देख लेते हैं बारी बारी से क्या कह रहा है। कह रहा है कि समस्या प्रस्तुत करना, अगर बालक के समक्ष हम समस्याएं छोटी छोटी प्रस्तुत करेंगे तभी उनकी तर्क शक्ति जो होती है विकसित होगी, बालक सोचने में सक्षम होगा। सभी लोगों को पता है कि अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तभी हम उस बारे में सोचते हैं, उसे हल करने का कोशिश करते हैं। तो ये हमारा सही है। और दूसरा कहना छात्र क्रिया को सही दिशा देंगे, यानी छात्र किस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा सही है या फिर गलत है, उसे हम सही मार्ग दिखाएंगे। इस आधार पे ये भी सही हमारा हुआ। और तीसरा कह रहा है कि छात्रों का मूल्यांकन, यानी बालक कितने बालक का लगाव रुचि शिक्षण में
हो रहा है, कितने लोगों का नहीं हो रहा है। तो जिन लोगों का नहीं हो रहा है उन्हें उचित निर्देशन देना, उन्हें रुचिपूर्ण वातावरण में ढालना, ताकि उनका भी लगाव जो है शिक्षण में, गणित शिक्षण में लग सके। इस आधार पे ये भी सही है, तो हमारा सभी सही है। तो इस आधार पे हमारा 9वें का चौथा सही होगा। सभी लोगों का सही आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार लाइक कर दीजिए, जरूर लाइक कर दीजिए और आंसर अपने देते रहिए। तो 10वां कह रहा है कि बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। यानी जो बालक होते हैं उनका लगाव जो है गणित में बना रहे, रुचिकर लगे, उन्हें अच्छे लगे गणित। इसके लिए अगर आप टीचर हैं तो क्या करेंगे, ये आप आप पढ़ने की दृष्टि से ना देखिए, आप खुद टीचर होने जा रहे हैं भावी भविष्य के, तो आप अपने को रखिए वहाँ पे और सोचिए कि आप क्या करेंगे ताकि उन्हें अच्छा लगे गणित में। तो पहला कह रहा है कि गणित में मनोरंजन को स्थान देंगे। दूसरा कह रहा है कि क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता देंगे। और तीसरा कह रहा है कि बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन करने के लिए उचित अवसर देंगे। और चौथा कह रहा है सभी। तो जल्दी से बताइए 10वें का क्या होगा। तो 10वें का हमारा आंसर जो होगा उपयुक्त सभी। चलिए देख लेते हैं। गणित में मनोरंजन यानी खेल विधि, यहाँ मनोरंजन से तात्पर्य खेल में कह रहा है कि खेल में बच्चों को सिखाना। ये भी सभी लोगों को पता है कि प्राथमिक स्तर पे नींव मजबूत रहेगी, तभी उच्च स्तर पे उनका बौद्धिक क्षमता या तर्क करने की शक्ति अधिक होगी। तो खेल का तात्पर्य यहाँ पे, मनोरंजन का तात्पर्य यहाँ पे खेल से है। और दूसरा कह रहा है कि क्रियात्मक यानी जो कार्य कर रहे हैं, जो उनकी भागीदारी है, जो लगाव है, उसको प्रधानता, उनको प्रोत्साहन करना कि हाँ आप कर सकते हैं और भी अच्छा कर सकते हैं। इस आधार पे ये भी हमारा सही हुआ। बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर देना, यानी उनकी ज्ञान यानी कि तर्क, यानी उनकी तर्क शक्ति को बढ़ावा देने के लिए उचित अवसर प्रदान करना। उन्हें छोटी छोटी समस्याओं के साथ उन सभी समस्याओं को हल करने, उदाहरण के साथ उन्हें बताने की बात कर रहा है। तो इस आधार पे हमारा चौथा सही होगा 10वें का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये तो मान के चलिए कि 4 से 5 नंबर श्योर है कि इस गणित शिक्षण से आएंगे। मान के चलिए कि जितना बताया जा रहा है आप लोगों को, उसमें से 4 से 5 नंबर आप लोगों के आने ही आने हैं गणित शिक्षण से, शिक्षण विधियों से। चलिए 11वां देख रहे हैं। 11वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना, यानी गणित शिक्षण में जो अभ्यास कार्य आप बच्चों को दे रहे हैं करने के लिए, उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बालक जो है उसे उस अपने जो दृष्टिकोण है उससे हट ना पाए, यानी उस विषयों को कैसे रखें कि बालक उसमें उस अभ्यास कार्य में ध्यान रखें आप बनाते समय प्रश्नों को। तो पहला कह रहा है हमारा कि अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। जो अभ्यास कार्य है, जो कार्य करने के लिए आप दे रहे हैं बालकों को अभ्यास, वो उद्देश्यपूर्ण हो, उसका संतोषजनक हो, यानी उद्देश्य हो, कोई उद्देश्य हो, ताकि बालक उससे इंटरेस्ट लें, ताकि उसका सही उत्तर दे पाएँ। और दूसरा कह रहा है कि अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, यानी जो अभ्यास कार्य की गति है उपयुक्त, यानी एक समय सीमा होनी चाहिए। और तीसरा कह रहा है पुनरावृत्ति उचित कालांतर में होनी चाहिए, यानी जो पुनरावृत्ति है उचित कालांतर यानी सही क्रम में होना चाहिए पुनरावृत्ति, ताकि बालक का जो सीखने की गति है एक समान रहे। और चौथा कह रहा है कि सभी। तो इस आधार पे आप लोगों को पढ़ते ही समझ में आ गया होगा 11वें का आंसर। तो जल्दी से बता दीजिए, बताएं क्या है तो सही, या सभी लोगों का आ रहा है कि 11वें का चौथा सही है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 12वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 12वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी गणित की समस्या जो है उसको दूर करने के लिए एक बालक में, यहाँ बालक ले लिया है, तो बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। किसके द्वारा रुचि उत्पन्न की जा सकती है बालक में। तो कह रहा है कि शिक्षण विधियों द्वारा, दूसरा प्रेरणा द्वारा, तीसरा कह रहा है अभिरुचि द्वारा, और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आंसर आप लोगों का सही होना चाहिए। देखते हैं किसके द्वारा सही होता है बालकों का। पहला कह रहा है कि शिक्षण विधि द्वारा, यानी जो पढ़ाने की क्रिया है, जो क्रियाकलाप है, उसकी विधियों द्वारा कौन कौन सी विधि है, जैसे नियम के द्वारा, निगमन विधि हो गई, आगमन विधि हो गई, इसके यानी संश्लेषण विधि हो गई, इसके द्वारा। और दूसरा कह रहा है कि प्रेरणा, यानी उनके अंदर रुचि उत्पन्न करने की बात कर रहा है कि उन्हें अधिक से अधिक सशक्त बनाया जाए ताकि वो अपने कार्यों को कर सकें, यानी उसमें वो इंटरेस्ट ले सकें। यहाँ प्रेरणा से अर्थ ये है कि बालक जो हैं गणित शिक्षण में उनका लगाव बना रहे, इससे है। और तीसरा कह रहा है कि अभिरुचि द्वारा, यानी उनकी जो रुचियाँ हैं, रुचि नहीं करा, अभिरुचि यानी रुक के जो उनकी आती रहती है, यानी चलो बाद में कर लेंगे, या फिर कुछ टाइम बाद कर लेंगे, उसके द्वारा। या फिर कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आंसर आप लोगों का सही होना चाहिए। देखते हैं किसके द्वारा सही होता है बालकों का। पहला कह रहा है कि शिक्षण विधि द्वारा, यानी जो पढ़ाने की क्रिया है, जो क्रियाकलाप है, उसकी विधियों द्वारा कौन कौन सी विधि है, जैसे नियम के द्वारा, निगमन विधि हो गई, आगमन विधि हो गई, इसके द्वारा। और दूसरा कह रहा है कि प्रेरणा, यानी उनके अंदर रुचि उत्पन्न करने की बात कर रहा है कि उन्हें अधिक से अधिक सशक्त बनाया जाए ताकि वो अपने कार्यों को कर सकें, यानी उसमें वो इंटरेस्ट ले सकें। यहाँ प्रेरणा से अर्थ ये है कि बालक जो हैं गणित शिक्षण में
कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए कि 12वें का आंसर क्या होगा। तो 12वें का आंसर होगा हमारा दूसरा, प्रेरणा द्वारा, यानी रुचि द्वारा। उनका लगाव उसमें होगा तभी वो उसको सीख सकते हैं, यानी रुचि उत्पन्न की जा सके प्रेरणा द्वारा ही, उनमें प्रेरणा जगा के कि ये कार्य आप कर सकते हो, आप अच्छे से कर सकते हो। ये इसलिए इस आधार पे हमारे 12वें का दूसरा सही होगा। ठीक है, तो ये सही है। तो एक बार जान लेते हैं क्या होता है कि कि जो होता है कि उचित दृष्टिकोण अगर बन जाता है बालकों में तो समस्याओं को आसानी से हल कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर विद्यालय में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों में जो है इस प्रकार के प्रति सकारात्मक सोच की कमी अगर हो जाती है तो गणित विषय में समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस आधार पे हमें उनको अच्छे से बालकों के अंदर रुचि उत्पन्न करना चाहिए, प्रेरणा उत्पन्न करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। आशा करते हैं ये तो सभी लोगों का सही हो जाएगा, इतना सरल ही है प्रश्न। कह रहा है कि ये प्रश्न अगले क्लास में लिया गया था कि शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक शिक्षण में नहीं होना चाहिए। यहाँ नहीं की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि शिक्षक में वो गुण नहीं होना चाहिए। कौन सा गुण शिक्षक में नहीं होना चाहिए सुगम बनाने के लिए? कह रहा है कि शिक्षण कार्यों में सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए। वार्षिक योजना तैयार करना। तीसरा कह रहा है गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान। और तीसरा कह रहा है अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना, यहाँ अधिक महत्व देने की बात कर रहा है। और चौथा कह रहा है पक्षपात रहित व्यवहार। तो जल्दी से बताइए कि एक शिक्षक के अंदर नहीं होना चाहिए कौन सा गुण। तो जल्दी से बताइए 13वें का आंसर क्या होगा। तो 13वें का आंसर हमारा जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। वार्षिक योजना तैयार करना, गणित में विषय वस्तु उपयुक्त ज्ञान होना, महत्व देना और व्यवहार रहित। तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। तो 13वें का आंसर होगा हमारा पहला, वार्षिक योजना तैयार करना। देख ले रहे हैं क्या करें, गणित शिक्षण में विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान, यानी जो शिक्षक होता है उसको उपयुक्त ज्ञान होना चाहिए गणित पढ़ाते समय। उसमें एक शिक्षक को अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना। जितना बालक अभ्यास कार्य करेगा उतना ही उसका ज्ञान का भंडार बढ़ता जाएगा। पक्षपात रहित, यानी पक्षपात नहीं करना है क्लास में। इस आधार पर ये तीनों सही है हमारा। और बचा कौन सा हमारा, पहला। तो पहला हमारा गलत है, तो इस आधार पर नहीं नकारात्मक पूछा है, तो इस आधार पे हमारा पहला सही हो जाएगा 13वें का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक की संख्या अभी तक नहीं बढ़ी है। तो देख रहे हैं सभी लोग आज बहुत बढ़िया कर रहे हैं क्लास में। तो देखते हैं 14वां प्रश्न क्या कह रहा है। आप कक्षा के कुछ बच्चे जो हैं आपकी कक्षा, यानी जो आपकी कक्षा है पढ़ा रहे हैं उसमें एक बच्चे कुछ हैं उसमें गणित में बहुत कमज़ोर हैं। इस समस्या का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। यानी आपकी कक्षा में कुछ बालक हैं जो गणित में पढ़ने में बहुत कमज़ोर है। इस समस्या का कारण क्या हो सकता है। पहला कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव कमज़ोर होना, यानी उच्च स्तर की बात कर रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्तर की नहीं उच्च स्तर की बात कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव कमज़ोर होना। सॉरी, यहाँ प्राथमिक स्तर पे ही दिया है नींव कमज़ोर होना। और दूसरा कह रहा है कि शारीरिक रूप से उन बच्चों का स्वस्थ होना। और तीसरा कह रहा है आप उन पर ठीक से ध्यान न देना। और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा 14वें का। 14वें कह रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गणित में बहुत कमज़ोर हैं। इस समस्या का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। तो इसका आंसर लगभग सभी लोगों का सही ही आ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव कमज़ोर होना। दूसरा कह रहा है कि शारीरिक रूप से उन बच्चों का स्वस्थ होना। और तीसरा कह रहा है कि आपका उन पर ठीक से ध्यान न देना। और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए 14वें का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए 14वें का आंसर क्या होगा। आशा करते हैं सभी लोगों को पता होगा 14वें का। तो 14वें का आंसर जल्दी से बताइए। 14वें का आंसर होगा हमारा पहला, प्राथमिक स्तर पर किसी बालक की अगर नींव मजबूत रहेगी तो वो हर समस्याओं को तर्कपूर्ण शक्ति से हल कर सकता है। और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, ये तो सही है कि स्वस्थ रहेगा तब सही कर लेगा। और उन पर ध्यान न देना, क्यों नहीं ध्यान दिया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा चौथे का आंसर होगा पहला, प्राथमिक स्तर पर नींव कमज़ोर अगर कमज़ोर रहेगी तो बालक सोचने समझने की शक्ति विकसित नहीं कर पाएगा। तो इस आधार पर हमारा 14वें का पहला सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 15वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या है, यानी व्यक्तिगत भेदभाव की जो समस्या है कौन सी है, किस लोगों के साथ है, किस वर्गों के साथ है, किस बालकों के साथ है। तो पहला कह रहा है मेधावी छात्रों के, दूसरा कह रहा है पिछड़े बालकों के साथ, तीसरा कह रहा है समस्या छात्र के साथ, सामान्य छात्र, सॉरी समस्या नहीं है, सामान्य छात्र है। और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए 15वें का आंसर क्या होगा। व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या किससे संबंधित है, मेधावी छात्र,
पिछड़े छात्र, सामान्य छात्र, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा हमारा उपयुक्त में से सभी। मेधावी मिस होता है जो तेज तर्राक बालक होते हैं, पिछड़े बालक जो कुछ नहीं जानते, सामान्य बालक जो औसत से और उच्च स्तर के बीच में होते हैं, औसत और उच्च स्तर के बीच में जो होते हैं उन्हें सामान्य बालक कहते हैं। उपयुक्त में से सभी, तो इस आधार पे हमारा उपयुक्त सभी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 16वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 16वां प्रश्न कह रहा है कि गणित विषय में समस्या को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है। इससे छात्र यानी जो बालक होते हैं गणित के विषयों में उन्हें अभ्यास करने के लिए अधिक बल दिया जाता है। इससे छात्र में क्या उत्पन्न होता है। पहला कह रहा है नए सूत्र को समझ सकें तथा उसका अनुप्रयोग में दक्ष हो सकें, और दूसरा कह रहा है गणना संबंधित कौशलों में निपुण हो जाएं, और तीसरा कह रहा है नई अवधारणाओं को स्पष्ट करना, और चौथा कह रहा है ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू कर सीख सकें। तो जल्दी से बता दीजिए 16वें का आंसर क्या होगा। आशा करते हैं 16वें का आंसर सभी लोगों का सही होगा। तो 16वें का आंसर होगा हमारा दूसरा, गणित संबंधित कौशलों में निपुण होना। ये निपुण गणित संबंधी कौशल जो था इसमें निपुण हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 17वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 17वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोध के साथ संबंधित चासूस, यानी चासूस मतलब देखने से कह रहा है, देखने से संबंधित है चासूस मीन्स देखने समिति अवरोध का संबंधित संकेत है। पहला कह रहा है कि गणित संबंधित तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई, और दूसरा कह रहा है संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, और तीसरा कह रहा है एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, और चौथा कह रहा है छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए 17वें का क्या होगा। तो 17वें का आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। तो 17वें का आंसर आशा करते हैं सभी लोगों को पता होगा। 17वें का आंसर होगा हमारा, जल्दी से बताइए। 17वें का आंसर होगा हमारा पहला, गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। जो बालक होते हैं अगर देख नहीं पाएंगे तो उनसे आप समय पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे, उसकी योग्यता क्या होती है उस समय से अवधारणाओं की वो बारे में नहीं बता पाएंगे। ऐसे बालक जो होते हैं, चाक्षुष बालक जो होते हैं, देखने में अक्षम होते हैं। इनके लिए एक अलग से विद्यालय की प्रदान की जाती है। मारिया मॉन्टेसरी पद्धति जो होती है ऐसे ही बालकों के लिए होती है, चाक्षुष बालकों के लिए होती है। इनकी स्मृति भंडारण कम होती है, अवरोध यानी वो देख नहीं पाते हैं। तो इस आधार पे हमारा 17वें का जो है पहला सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 18वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 18वां प्रश्न कह रहा है कि गणित की कक्षा में संप्रेषण यानी लगाव, संप्रेषण में होता है भेजना, एक दूसरे से लगा होता है। संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करता है, यानी गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करता है। तो पहला कह रहा है दंड आरेख में होता है बार ग्राफ, यानी बार ग्राफ देखे होंगे चार्ट, अधिकतर पॉलिटेक्निक वाले जो छात्र होते हैं उनके पास एक चार्ट होता है, उस पर लाइनिंग बनी होती है, उसकी बात कर रहा है ये कि दंड आरेख यानी बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ बताना। दूसरा कह रहा है कि कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, यानी कक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका तुरंत उत्तर देना। और तीसरा कह रहा है गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना, यानी जो दूसरा को व्यक्ति बता रहा है या अध्यापक बता रहा है गणित की समस्याएं क्या हैं क्या नहीं है, उसका खंडन करना है, उसका विरोध करना। और चौथा कह रहा है गणितीय विचारों का सुव्यवस्थित, संचित, स्पष्ट करना, यानी उसकी जो समस्याएं हैं उसको स्पष्ट करके बताना कि इसकी समस्याएं क्या है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका क्या होगा 19वें का। 18वें का क्या होगा जल्दी से बताइए। तो 18वें का हमारा होगा चौथा, गणित विचारों सुव्यवस्थित, संचित, स्पष्ट करना, उनकी जो व्याख्या है उसकी जो कमियां हैं उसको दूर करना संप्रेषण के माध्यम से एक दूसरे को। और चलिए इस आधार पे 18वें का हमारा चौथा सही होगा। एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वें और 20वें का उत्तर आप ही लोगों को देना है। 19 का जो उत्तर है वो आप ही लोगों को देना है, 20वें का भी आप ही लोगों को उत्तर देना है। ये 2 प्रश्न आप लोगों के लिए, 2 प्रश्न आप लोगों के लिए हैं। देखते हैं आप लोगों का कितना सही होता है 20 में से तब। तो पहला कह रहा है कि गणित में भयभीत होने और उनमें असफल होने के लिए निम्न में से किसे एक कारण माना जा सकता है। यानी गणित में जो बालक हैं उसे गणित से भयभीत हो जाते हैं, उनको एक प्रश्न नहीं आता है तो वो भयभीत हो जाते हैं कि हम ये नहीं करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है, आइए देखते हैं क्या कारण माना जा सकता है। तो
एक कारण नहीं माना जा सकता है यहाँ, सॉरी, एक कारण यानी इसमें से चारों में से ऑप्शन में से एक कारण नहीं है, तो जल्दी से बता दीजिए कि इसका क्या होगा। पहला कह रहा है कक्षा कक्ष में अनुभव, दूसरा कह रहा है प्रतीकात्मक संकेत, तीसरा कह रहा है गणित की संरचना और चौथा कह रहा है लैंगिक भेद। तो 19वें का आंसर आप ही लोगों को बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो लगभग अभी ही सबके आंसर आ रहे हैं, तो 19वां का आंसर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में सभी लोग। चलिए 20वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20वां प्रश्न भी आप ही लोगों को करना है। 20वां प्रश्न एक जीके से ले लिया गया है, ये जीके प्रश्न से ले लिया गया है। ये प्रश्न देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। कह रहा है WHO की कमान किस देश को मिलने वाली है, यानी दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कमान जो है, जो इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कमी के कारण ही इतना फैला है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि WHO की कमान किस देश को मिलने वाली है। पहला है अमेरिका, दूसरा है भारत, तीसरा है रूस और चौथा है फ्रांस। तो आशा करते हैं इसके आंसर सभी लोगों को पता होगा। आप लोगों को बता दें कि उत्तर नीचे दिए गए हैं, एक बार उत्तर मिला लीजिएगा आप लोग अच्छे से। तो जल्दी से बता दीजिएगा कि 20वें का क्या होगा, भारत को मिलने वाली ये कमान या फिर अमेरिका या फिर रूस या फिर फ्रांस। तो जल्दी से बता दीजिएगा इस 20वें का आंसर कमेंट बॉक्स में कि ये WHO की कमान किस देश को मिलने वाली है, अमेरिका को, भारत को, रूस को या फिर फ्रांस को। और 19वां प्रश्न एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा कि गणित में भयभीत, यानी गणित में जो भयभीत होते हैं छात्र, उससे असफल होने के निम्न में से एक कारण को नहीं माना जाना चाहिए। पहला कह रहा है कक्षा कक्ष में अनुभव, दूसरा कह रहा है प्रतीकात्मक संकेत और तीसरा कह रहा है गणित में संरचना और चौथा कह रहा है लैंगिक भेद। तो आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो एक बार यस जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और PDF जो है इसकी गणित शिक्षण समस्याएं पार्ट 2 के PDF जो हैं टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो आगे के लिए धन्यवाद।